ओके तो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइज। आज हम लोग द K2 के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इसके पिछले तीनों पार्ट्स को नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उनको एक बार जरूर चेकआउट करें। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4 को। हम देखते हैं कि K2 यूजीन से मिलने के लिए आया होता है। यूजीन इससे पूछ रही होती है कि ऐना कैसी है, क्या उसको वो जगह सही लग रही है, तो K2 हाँ कहता है। खैर यूजीन आज एक टीवी इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है और ये इंटरव्यू ऐना से ही रिलेटेड थी। ये अपनी चीफ असिस्टेंट से कह रही होती है कि ऐना की आइडेंटिटी पब्लिक में एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं चाह रही होती है कि लोगों को ऐना की सच्चाई पता चले। इधर दूसरी तरफ K2 चीफ जो से मिलता है और वो बताता है कि ऐना कम्प्लीटली चेयरमैन चोई के हाथ में है और वो चेयरमैन चोई ऐना को अपने बहन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ऐना ही वो हथियार थी जिससे चेयरमैन चोई यूजीन को कंट्रोल कर रहा होता है। इधर दूसरी तरफ ऐना अपने अंकल के साथ होती है और इसके अंकल इसे एक फाइल देते हैं और गाइज ये फाइल ऐना के मॉम की मर्डर केस का था। चेयरमैन चोई भी शातिर आदमी है, लगता है कि ये यूजीन को बर्बाद करके ही रहेगा। खैर इधर यूजीन का टीवी इंटरव्यू हो रहा होता है और इंटरव्यूअर इससे काफी तीखे सवाल पूछ रही होती है। ये जीन से पूछ रही होती है कि ऐना से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तो ये बताती है कि ऐना की जो मदर थी यम हेरीन वो काफी मेरे क्लोज थी, लेकिन हमें तो पता है कि ये उसकी कितनी क्लोज थी। ये और बताती है कि ऐना की मॉम और मैं जेबी ग्रुप के लिए काम करते थे, वहाँ वो एडवर्टाइजमेंट का काम करती थी, वहीं हमारी दोस्ती हुई थी। लेकिन बाद में उसे एक डायरेक्टर मिल गया जिसका नाम गो जून हो था और फिर उसकी उससे शादी हो गई। अब पता नहीं ये कितना सच बोल रही है, ये तो यही जाने। यूजीन यहाँ इंटरव्यूअर के सारे सवालों का जवाब दे रही होती है, पता नहीं सच की झूठ, और ये रो भी रही होती है ताकि पब्लिक का सिंपैथी गेन कर सके। यहाँ इंटरव्यूअर इससे एक और सवाल पूछती है कि ऐना की मदर का मौत कैसे हुआ था, मतलब कि ये कि ऐना की मॉम के डेथ के बारे में ये क्या जानती है। तो यूजीन बताती है कि यम हेरीन की शादी टूट गई थी किसी वजह से, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया, इसीलिए ये ऐना को तभी से पाल रही है। सवाल पूछने वाली यूजीन से उस फैशन डिजाइनर के बारे में पूछती है जिसने सबसे पहले ऐना की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, लेकिन यूजीन तो बताती है कि इसे उस फैशन डिजाइनर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गाइज यहाँ इंटरव्यूअर इससे एक ऐसी बात कहती है जिसको सुन के इसके होश तोड़ ही जाते हैं। इसके बारे में इसको जरा भी अंदाजा नहीं होता है। ये बताती है कि हमने इस स्टूडियो में ऐना को भी इनवाइट किया है, आज हम उसका भी इंटरव्यू लेने वाले हैं आपके सामने। जीन को ये मजाक लग रहा होता है, तभी सामने से ऐना अपने अंकल के साथ आ रही होती है। उसको देख के इसके तो तोते उड़ जाते हैं। यहाँ K2 भी होता है, उसको भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ ऐना आने वाली है। गाइज मुझे लगता है कि ये चेयरमैन चोई और इंटरव्यूअर दोनों मिले हुए हैं। खैर अब इन लोगों का इंटरव्यू चालू होता है। इंटरव्यूअर ऐना से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें उस फैशन डिजाइनर के बारे में पता है जिसने तुम्हारी फोटो सबसे पहले सोशल मीडिया पर डाली थी। ऐना हाँ कहती है और ये भी कहती है कि वो फैशन डिजाइनर इसके मॉम का फ्रेंड है, लेकिन अभी तो यूजीन ने कहा था कि ऐना की मॉम और वो फैशन डिजाइनर दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते और इसकी पहली झूठ यहाँ पकड़ी जाती है। आगे हम देखते हैं कि उस फैशन डिजाइनर ने ऐना के लिए एक मैसेज छोड़ा था। दरअसल इस फैशन डिजाइनर का नाम जैन पॉल है। ये ऐना से कह रहा होता है कि ये उसको बहुत दिनों से तलाश कर रहा है, क्योंकि जब से पॉल ने ऐना को देखा था उसे लग रहा होता है कि यम हेरीन वापस आ गई है, क्योंकि ऐना अपने बिल्कुल मॉम के जैसे लगती है। खैर पॉल ऐना का पेरिस में इंतजार कर रहा है ताकि ये यम हेरीन के जैसा यानी कि ऐना को अपने मॉम के जैसा बना सके। मतलब ये ऐना को मॉडल बनाने का ऑफर कर रहा होता है। यूजीन के तो पसीने छूट रहे होते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। हम देखते हैं कि ऐना यहाँ टीवी पे क्लियर करती है कि उसके मॉम का डेथ एक मिस्ट्री है, पर अभी अभी तो यूजीन ने कहा था कि उसकी मॉम ने सुसाइड किया, यानी कि इसका दूसरा झूठ भी पकड़ा गया। ये कहती है कि मेरी मॉम ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनकी डेथ एक मिस्ट्री है, कोई था जिसने मेरी मॉम को मारा था। ये सुनकर पब्लिक भी बातें बनाने लग रही होती है। खैर मीटिंग के बाद K2 ऐना को काफी डांट रहा होता है, क्योंकि इसका इस तरह सबके सामने आना इसके लिए खतरा साबित हो सकता था, लेकिन ये कह रही होती है कि ये यूजीन का चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने अंकल के साथ मिलकर ये प्लान बनाया, क्योंकि अब इसको यूजीन से बदला लेना है। ये अपने अंकल के मदद से उससे रिवेंज लेगी और K2 इसको प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ ये K2 को अपने मॉम के केस का फाइल भी दिखाती है। इधर यूजीन के पैर काफी लड़खड़ा रहे होते हैं, ये बहुत डरी हुई थी। इसकी चीफ असिस्टेंट इससे कह रही होती है कि इसको ऐना को पहले ही मरवा देना चाहिए, नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती। आगे हम देखते हैं कि ऐना के अंकल ऐना को एक स्टूडियो लेके आए हुए होते हैं। यहाँ पे इसका फोटो वोटो लिया जा रहा होता है, क्योंकि अब तो ये मॉडल बनने वाली है। K2 चेयरमैन चोई से कहता है कि ऐना को इस तरह स्टूडियो नहीं लेके आना चाहिए था, क्योंकि वो यूजीन को जानता है, वो काफी खतरनाक है, वो
कभी भी कहीं भी ऐना के साथ कुछ ना कुछ कर सकती है। खैर फोटो शूट के बाद धीरे धीरे लोग यहाँ से चले जाते हैं। ऐना के अंकल ऐना को एक पिल्स देते हैं और उसको ये दवाई लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐना को एक पैनिक डिसऑर्डर है। ये फोटो शूट के दौरान भी लाइट से ट्रिगर हो रही थी, इसीलिए इसके अंकल ये दवाई इसको दे रहे होते हैं ताकि इसको लेने के बाद इसका एंजाइटी थोड़ा दूर हो। और ऐना को मेडिसिन देने के बाद चेयरमैन चोई भी यहाँ से निकल जाता है। केटू ऐना को मना कर रहा होता है कि ये दवाई ना ले, हो सकता है कि इससे इसको कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन हम ऐना को देखते हैं ये तो अपनी मन की चला रही होती है, ये केटू की बात बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। ये स्टूडियो बिल्कुल खाली हो चुका था, सिर्फ ऐना, केटू और 2-4 बॉडीगार्ड्स ही बचे हुए थे। बाहर हम देखते हैं कि एक आदमी अपने हाथ में फूल लेके ऐना से मिलने के लिए आ रहा होता है। जब गार्ड इसे रोकते हैं तो ये कहता है कि ये ऐना का फैन है, उससे मिलने के लिए जा रहा है। बॉडीगार्ड्स इनको रोकते हैं, लेकिन यहाँ ये इनसे फाइट करने लगता है। इसके फाइटिंग स्किल से हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये तो काफी प्रोफेशनल फाइटर है। इन बॉडीगार्ड्स को मारने के बाद ये अपने आदमियों को इशारा करता है और इसके जैसे ही कई लोग कार से बाहर आते हैं। इनके हाथ में कुछ डिवाइसेस है, जरूर ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। केटू ऊपर से इन लोगों को देख लेता है और इनको देखने के बाद उसे शक हो जाता है कि ये जरूर कुछ न कुछ कांड करने वाले हैं। और तो और उन लोगों ने बॉडीगार्ड्स को भी मार के सुला दिया। गाइज यहाँ ये लोग अपने डिवाइसेस को निकालते हैं और उसे एक्टिवेट कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पॉइजनस गैस छोड़ने वाले थे, यानी कि जहरीली हवा, जिसको जितने भी लोग स्मेल करेंगे ये वहीं मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ तो केटू और ऐना के अलावा कोई नहीं है। हो ना हो ये ऐना को नुकसान पहुंचाने के लिए ही यहाँ आए थे। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगा लेते हैं ताकि इनको कोई हार्म ना पहुंचे। और हम देखते हैं कि ये लोग चारों तरफ गैस को फैला देते हैं। केटू इन लोगों को ऐसा करते हुए देख लेता है। वो पहले J4 को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके फोन में सिग्नल ही नहीं होता है, मतलब कि इन लोगों ने सिग्नल को भी काट दिया। ये भागता हुआ ऐना के पास जाता है और उसको बताता है कि उसकी जान को खतरा है, कुछ लोग यहाँ है जो इसको मारना चाहते हैं। केटू जुगाड़ लगाता है कि वेंटिलेशन सिस्टम से ऐना को यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन ऐना इसको छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। केटू यहाँ इसको समझाता है कि अगर हम लोग दोनों साथ में रहे तो दोनों मारे जाएंगे। ऐना इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है। वो केटू को भी अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, लेकिन केटू उसको कहता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि इसको जानना है कि ये लोग कौन है जो इसको मारना चाहते हैं। पॉइजनस गैस धीरे धीरे इन लोगों तक पहुंच चुकी थी। केटू किसी तरह ऐना को डांट दबा के यहाँ से वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए बाहर निकाल देता है। ऐना के जाने के बाद केटू यूजीन को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी कॉल चीफ असिस्टेंट उठाती है। और गाइस मैं बता दूं कि इसी ने ये सारा कांड करवाया था। इधर ये लोग गैस को चारों तरफ फैला देते हैं और यहाँ तक के टेलीफोन लाइन को भी काट देते हैं। जेएसएस के जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं, इनके आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। इनका मेन टारगेट ऐना होती है। ये लोग ऐना को ही मारने के लिए यहाँ आए हुए थे। ये लोग ऐना को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ऐना तो यहाँ से जा चुकी थी। यहाँ इनको केटू मिल जाता है और केटू इन लोगों को एक एक करके सबकी बैंड बजा देता है और वो एक आदमी का मास्क भी ले लेता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। इधर ऐना भी वेंटिलेशन के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। केटू इनसे लगातार फाइट करते रहता है, लेकिन ये लोग बहुत सारे थे। ये लोग उससे उसका मास्क छीन लेते हैं और चाकू से वार करते हैं। ऊपर से जब ऐना जा रही होती है तो वो नीचे देख लेती है कि वो लोग केटू को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। केटू इन लोगों से ज्यादा देर नहीं लड़ सकता, क्योंकि चारों तरफ गैस फैल चुकी थी और इसकी सांसें बंद हो रही थी। ऐना केटू को बचाने के लिए नीचे आती है, तभी एक आदमी उसे मारने के लिए जा रहा होता है। ये भागते हुए जाकर कहीं छिप जाती है और ये आदमी उसको इधर उधर ढूंढ रहा होता है। यहाँ ये आदमी ऐना को बस मारने ही वाला था, तभी पीछे से जेहा आता है और इसे चाकू से मार देता है। उसकी सांसें बंद हो रही होती है, इसीलिए यहाँ वो बेहोश हो जाता है। ऐना उसको उस आदमी का मास्क पहनाती है और उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन केटू नहीं उठ रहा होता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ऐना भी बेहोश हो जाती है, लेकिन सही समय पर पहुंचकर K1 और J4 इन दोनों को बचा लेते हैं। केटू डिसाइड करता है कि ऐना अब अपने अंकल के घर में नहीं रहेगी, उसको वापस हम सेफ हाउस में लेके जाएंगे जहाँ वो पहले रहती थी। अंकल भी केटू की बात मान लेते हैं और इन लोगों के साथ अपने बॉडीगार्ड्स को भी भेज देते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि यूजीन अपने बॉडीगार्ड्स और अपने सपोर्टर्स के साथ जंगसे जून को रिहा करने की मांग कर रही होती है, क्योंकि हमें पता है कि जंगसे जून और उसके पार्टी के लोगों को हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि उन लोगों के ऊपर ट्रांजैक्शन एक्ट को वायलेंस करने का केस चल रहा था। लेकिन गाइज यहाँ जंगसे जून का रिहाई नहीं होता। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बताते हैं कि इनके ऊपर और भी लंबा मुकदमा चलेगा, तब तक उनको हिरासत में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर यूजीन और जंगसे जून दोनों के होश उड़ जाते हैं। ये गेम और कोई नहीं बल्कि पार्क वन सू खुद ही खेल रहा था। इसको देखकर हमें ऐसा लग रहा होता है कि इसी ने जंगसे जून की रिहाई को रुकवाई है। सीन शिफ्ट होता है और हम यूजीन को देखते हैं जो बहुत गुस्सा कर रही होती है
है क्योंकि आज ही के दिन जंग से जून को रिहाई मिलने वाली थी। क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों ने डॉक्यूमेंट को एरर बताकर उनको वापस हिरासत में ले लिया। ये कह रही होती है कि चाहे जज को घूस दे दो या फिर उसे धमकाओ, बस किसी तरह हमें जंग से जून को बाहर निकालना है। यूजीन ने जिस आदमी को डरा धमका के अपने पार्टी में शामिल किया था वो भी इनकी हालत को देखकर पार्क वॉन शू के साथ मिल जाता है। हम पार्क वॉन शू को देखते हैं जो काफी खुश था। यहाँ ये लोग जश्न मना रहे होते हैं कि इन लोगों ने जंग से जून को वापस हिरासत में डलवा दिया क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला था, इसीलिए ये धीरे धीरे अपने पार्टी में आदमियों को शामिल कर रहा होता है। गाइस धीरे धीरे तो ये यूजीन का भी बाप निकला, लेकिन यूजीन तो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। यहाँ ये क्लाउड9 में बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिर पार्क वॉन शू का अगला प्लान क्या है। बुढ़ा चीफ उनके प्लान के बारे में यूजीन को बताता है, हम लोग जंग से जून को किसी तरह तो रिहा करवा लेंगे मगर वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे क्योंकि पार्क वॉन शू ने प्रेसिडेंट पे प्रेशर बनाया है, वो हम लोगों को कभी जीतने नहीं देंगे। इसीलिए ये कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है कि हम लोग पार्क वॉन शू को मरवा दे और वो भी आज ही की रात। इधर दूसरी तरफ केटू एना को वापस सेफ हाउस लेके आया होता है। उस गैस वाले इंसिडेंट के बाद ये बहुत डरी हुई होती है, बहुत सहमी हुई थी, ये काफी शॉक्ड थी। इसीलिए केटू एक चादर जुगाड़ करता है, उसके जरिए खुद को और एना को कवर करता है और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे घर के अंदर आते हैं। और गाइस अब तक के इस ड्रामा में हमें केटू और एना की फर्स्ट किसिंग सीन दिखाई जाती है। ये दोनों कंबल के ही नीचे किस कर रहे होते हैं और यहीं जेफोर, केवन और इसकी मेड इन्हें घूर के देख रहे होते हैं। खैर बैक टू क्लाउड9, चीफ जो यूजीन को बता रहा होता है कि हमें पार्क वॉन शू मारने के लिए एक ट्रेंड बॉडीगार्ड चाहिए और ये काम केटू के अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन केटू अंदर तो पहुंच जाएगा लेकिन उसके जिंदा वापस आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये लोग एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मारने वाले हैं जिसके अराउंड काफी बॉडीगार्ड्स होंगे और केटू को ये काम करना कोई आसान बात नहीं है। तभी केटू के पास फोन आता है और यूजीन इसको बुला रही होती है। एना इसको यहाँ से जाने के लिए मना कर रही होती है, वो नहीं चाहती थी कि जेहा यहाँ से जाए, लेकिन वो एना को भरोसा दिलाता है कि वो अपना काम जल्दी खत्म करके वापस आएगा। लेकिन जब ये क्लाउड9 पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि ये लोग इसको पार्क वॉन शू को मारने के लिए भेजने वाले हैं और इसे ये भी बताते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन गाइस केटू ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये पार्क वॉन शू को मारने के लिए यूजीन के सामने दो कंडीशन रखता है। पहला कंडीशन ये कि वो यूजीन के असिस्टेंट का सर चाहता है, मतलब कि ये अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद चीफ किम को मार देगा। गाइस ये ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इसी चीफ असिस्टेंट ने एना को मारने के लिए वो सारे बंदे भेजे थे, इसीलिए वो यूजीन से कह रहा होता है कि मुझे उसका सर चाहिए। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि यूजीन की चीफ असिस्टेंट अपना सर देने के लिए तैयार हो जाती है। ये कहती है कि जब वो पार्क वॉन शू को मार के आ जाएगा तो खुद ही ये अपना सर उसके हाथ में रख देगी। ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये यूजीन से ये मांगता है कि ये एना के रास्ते में कभी नहीं आएगी, मतलब कि आज के बाद ये एना के मामले में कभी टांग नहीं अड़ाएगी। गाइस यहाँ यूजीन इसके दोनों कंडीशन को मान जाती है। दोस्तों जब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो यूजीन केटू के पास आती है और वो इससे कह रही होती है कि अगर मामला काफी खराब हो जाए तो ये वापस आ जाए। लेकिन ये इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही है? केटू को भी एक पल के लिए लग रहा होता है कि ये ऐसा कैसे बिहेव कर रही है। गाइस आपको याद होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि यूजीन कहीं ना कहीं केटू को पसंद करने लगी है और यहाँ ये चीज इसके चेहरे पे साफ दिख रही होती है। खैर केटू यहाँ अपनी टीम को लेकर यहाँ से रवाना होने की तैयारी कर रहा होता है, तभी यहाँ इसे एना का कॉल आता है। एना इससे कह रही होती है कि जब तुम वापस आओगे तो क्या तुम मेरे लिए केक ला सकते हो? तो जेहा इसे बताता है कि इसको आने में काफी लेट लग सकता है। गाइस एना को भी पता है कि केटू एक बहुत बड़े मिशन पर जा रहा है और ये एक ऐसा मिशन है जिसमें इसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए ये काफी रो रही होती है और उसे कोई भी हालत में वापस आने के लिए कह रही थी, बस केटू को कोई भी सूरत में वापस जिंदा आना है। गाइस यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यूजीन की चीफ असिस्टेंट एक मेन बॉडीगार्ड को फोन कर उससे ये कह रही होती है अगर केटू पार्क वॉन शू को मारने में कामयाब हो गया तो ये बॉडीगार्ड केटू को ही मार दे। मतलब कि इधर ये अपना गेम खेल गई। लगता है यूजीन के साथ रहकर ये भी शातिर हो गई। मतलब ये कितनी चालाक है यार कि पार्क वॉन शू भी मर जाए और केटू भी मर जाए, ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रही होगी। जेएसएस की पूरी टीम यहाँ से रवाना हो जाती है और वो लोग लगातार पार्क वॉन शू पर नजर बनाए
बनाए हुए थे। एक स्नाइपर गन वाले आदमी को दूर ही प्लेस किया जाता है। K2 और मेन बॉडीगार्ड पुलिस के कॉस्ट्यूम में पार्क वॉन सू के पीछे होते हैं। ये लोग किसी तरह अपना भेष बदलकर इसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन पार्क वॉन सू के आदमियों को शक हो जाता है कि ये दोनों जरूर यहाँ कुछ कांड करने के लिए आए हैं। इसीलिए इसके सारे बॉडीगार्ड्स इसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और पार्क वॉन सू अपने आदमियों को इनको मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन गाइस, इन लोगों ने स्नाइपर वाले आदमी को पहले ही दूर प्लेस करके रखा था। वो वहीं से धड़ाधड़ फायरिंग करता है और एक एक करके सबको मार गिराता है। यहाँ बहुत फायरिंग होती है, लेकिन पार्क वॉन सू के आदमी उसको कवर देते हुए यहाँ से निकाल लेते हैं, पर फिर भी ये दोनों सबको गोली से मारते हुए उनके पीछे जा रहे होते हैं। इधर से ये स्नाइपर वाला इनका साथ दे रहा होता है और इधर ये दोनों लगातार बने हुए थे। पूरी भागम भाग करने के बाद ये दोनों अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गाइस यहाँ वो उस बॉडीगार्ड को गोली लग जाती है जिसको K2 को मारने के लिए चीफ असिस्टेंट ने सुपारी दिया था। K2 अपनी जान की परवाह किए बिना उसे कवर देने के लिए जाता है, लेकिन ये कहता है कि अगर हम लोग आज पार्क वॉन सू को नहीं मार पाए तो हम लोग सब मारे जाएंगे, क्योंकि पार्क के आदमियों ने इन लोगों को चारों तरफ से घेर के रखा था। K2 अपनी पूरी जी जान से लगातार लड़ते रहता है। पार्क वॉन सू यहाँ से लिफ्ट के जरिए भाग रहा होता है, तभी ये उसको देख लेता है और किसी तरह उसके पास पहुंच ही जाता है और अब पार्क इसके गन पॉइंट पर है। यहाँ ये इसे शूट करने ही वाला होता है, तभी पार्क वॉन सू को देखकर रानिया के मेमोरीज वापस से इसे सताने लगते हैं। यहाँ ये बहुत घबरा जाता है, इसके हाथ बहुत कांप रहे होते हैं। ये पार्क वॉन सू को मारना तो चाहता है, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये पार्क वॉन सू को मारे। पार्क भी काफी डर रहा होता है, वो भी बहुत चिल्ला रहा था क्योंकि इसे लग रहा होता है कि इसका अंत अब नजदीक है। ये कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहाँ से वापस जिंदा नहीं लौट पाओगे, क्योंकि बाहर इसके आदमियों ने चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेर के रखा है। ये बात को सुनकर K2 को याद आता है कि ऐना ने उसको कहा था कि उसे किसी भी हाल में वापस जिंदा आना है। ये इसको मारने से पहले एक बार यूजिन से कंफर्म करना चाहता था। K2 फोन पर यूजिन को बता रहा होता है कि पार्क वॉन सू इसे काफी अच्छे पैसे ऑफर कर रहा है ताकि ये उसको ना मारे। यूजिन यहाँ पार्क वॉन सू से बात करती है। ये इतना डरा हुआ होता है कि ये कह रहा होता है कि मैं हार गया, प्लीज मेरी जान को बख्श दो। अब इसको भी जीन के पावर का अंदाजा हो गया था। जीन पार्क वॉन सू से कह रही होती है कि ये जल्द से जल्द जंग से जून को जेल से रिहा करवाए, क्योंकि इसी के कहने पर फिर से उसे वापस हिरासत में ले लिया गया था। जीन यहाँ फिर K2 से बात करती है और वो उससे कह रही होती है कि चाहे हालात कुछ भी हो, तुम्हें वापस जिंदा आना है। फाइनली हम देखते हैं कि जंग से जून की रिहाई हो जाती है। यहाँ Cloud9 में काफी लोग खुश थे क्योंकि उन लोगों ने फाइनली जंग से जून को आजाद करवा लिया। गाइज, आपको पिछले एपिसोड से याद होगा कि K2 ने ये कहा था कि अगर वो पार्क वॉन सू को मार के आ गया तो उसके चीफ असिस्टेंट का सर चाहिए। इसीलिए इसकी चीफ डर रही होती है कि अगर K2 पार्क वॉन सू को मार के आ गया तो इसे अपना जान देना पड़ेगा। ये उस बॉडीगार्ड को कॉल लगाती है जिसको इसने K2 को मारने के लिए कहा था, लेकिन वो इसके कॉल को नहीं उठाता क्योंकि हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में K2 ने उसकी जान बचाई थी। पार्क वॉन सू अपने आप को बचाने के लिए K2 को $2 मिलियन देता है। इसको पैसे भी मिल जाते हैं और यहाँ से ये बाइज्जत बरी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल है कि इसने पार्क वॉन सू को क्यों नहीं मारा, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि K2 को भी अपनी जान का खतरा था। अगर यहाँ वो इसे अंदर मार देता तो यहाँ से वो वापस नहीं जा पाता और जीन बस जंग से जून को रिहा करवाना चाहती थी। खैर, इधर यूजिन अपनी चीफ असिस्टेंट से कह रही होती है कि अगर इसने K2 को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश की तो सबसे पहले ये इसको जान से मार देगी। यहीं यूजिन के पास जंग से जून का कॉल आता है। वो जेल से छूटने के बाद सीधा इससे मिलना चाहता था। जंग से जून यूजिन से अपने घर पे मिलता है, लेकिन उसे एक स्लैप लगाता है क्योंकि इसको पता चल गया था कि इसने फिर ऐना को मारने की कोशिश की थी, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे वो गुंडे पॉइजनस गैस के जरिए K2 और ऐना को मारना चाहते थे। खैर, यूजिन भी कम नहीं है। यहाँ इन दोनों में काफी बहस हो रही होती है। ये दोनों ही एक दूसरे को सुना रहे होते हैं क्योंकि जंग से जून को भी पता है कि ये विदाउट यूजिन के इलेक्शन आसानी से नहीं जीत सकता। इधर ऐना K2 के इंतजार में बैठी होती है। जेफर और इसकी मेड इसे खाना खाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन इसका कहना था कि ये K2 के साथ ही खाएगी। इसी दौरान K2 यहाँ पहुँच जाता है और उसको देखते ही ऐना भागते हुए आती है और इससे लिपट जाती है। इन दोनों को लिपटा हुआ देखकर इनकी मेड और जेफर काफी खुश हो रहे होते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि मानो कोई फिल्म का सीन चल रहा है। जिहा को देखकर ये काफी खुश होती है क्योंकि वो सही सलामत वापस आ गया। K2 इसको सॉरी कहता है क्योंकि ये उसके लिए केक नहीं ला पाया। ये कहता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं अपना वॉलेट घर पे ही भूल आया था। ऐना इससे कह रही होती है कि अगर केक नहीं आया तो क्या हुआ, आज ये लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि JSS के सारे लोग इंक्लूडिंग जिहा, K2 सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ ये काफी मजे कर रहे थे। सब वाइन और शैंपेन पी रहे होते हैं। इसी
इसी दौरान यूजीन यहाँ से गुजर रही होती है और वो ऐना और केटू को एक साथ देखकर काफी जल रही थी। गाइज मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं यूजीन भी केटू को पसंद करती है, ये चीज इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। इन दोनों को साथ देखकर इसे काफी जलन हो रहा होता है। खाना वाना खाने के बाद जेएसएस के जितने भी मेंबर होते हैं वो वापस सेफ हाउस आते हैं। यहाँ वो मेन बॉडीगार्ड केटू को थैंक यू कहता है क्योंकि इसने उसकी वहाँ जान बचाई थी। आज मारपीट के दौरान जिहा के पीठ में चोट लग गई थी। ऐना को जब इसके बारे में पता चलता है कि इसको चोट लग गई है तो वो खुद से ही इसकी मरहम पट्टी कर रही होती है और पट्टी वट्टी करने के बाद ये दोनों वहीं बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ ये हमेशा मिला करते थे। इसके घाव को देखकर ऐना को यूरोप की बातें याद आ जाती है क्योंकि गाइस जब हमको पहले एपिसोड में केटू को दिखाया जाता है तो वो काफी खून से लथपथ था, इसीलिए ये इससे जानना चाह रही थी कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये दर बदर भागता फिर रहा था। तो केटू इसे सच्चाई बता देता है कि दरअसल इसको रानिया के मर्डर में फंसाया गया था, इसीलिए ये अपने आप को बचाने के लिए इराक से यूरोप भागता हुआ कोरिया आ रहा था, लेकिन यूरोप में इसे ऐना मिल गई। खैर यहाँ ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो ये कहीं दूर जाके स्पेन में सेटल हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि ये यूजीन से मिलने के लिए क्लाउड9 आ रहा होता है, तभी इसे यहाँ चीफ असिस्टेंट मिलती है। ये इससे कह रहा होता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं पार्क वोंसू को नहीं मार पाया। और फिर यहाँ ये यूजीन को सारी चीजें बता देता है जो पार्क वोंसू ने इससे कहा था कि उसने इसको पैसे दिए, वो काफी डर गया वगैरह वगैरह। अगली सीन में हम देखते हैं कि ऐना के जो अंकल होते हैं वो ऐना को अपने मॉम के कब्र पर लेके आए होते हैं। ये पहली बार अपने मॉम के ग्रेवयार्ड पे आए हुए थे। यहाँ ये काफी इमोशनल हो जाती है, इसके आंख भर आते हैं। यहाँ मीडिया वाले भी मौजूद होते हैं जो इस नजारे को कैप्चर कर रहे थे। ऐना अपने मॉम से वादा कर रही होती है कि ये उनके कातिल को जरूर ढूंढ के निकालेगी। गाइज आपको अगर लग रहा है कि चेयरमैन चोय ऐना की इतनी मदद क्यों कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐना के जरिए अपना रास्ता सीधा करना चाहता है। ये तो बस किसी तरह अपने जेबी ग्रुप को यूजिन से बचा रहा था। प्रेस वाले को इसलिए बुलाया ताकि ऐना के जरिए इसको भी पॉपुलैरिटी मिल सके। खैर इसे यहाँ एक कॉल आता है और इसे पता चलता है कि कोई है जो जानता है कि ऐना की मॉम को किसने मारा है, इसीलिए फिर ये ऐना को यहाँ से लेके एक जेल जाता है जहाँ पर एक कैदी था। ये क्लेम कर रहा होता है कि इसको पता है कि यम हेरीन का कातिल कौन है। अब इस आदमी को वाकई में सच्चाई पता है या फिर ये झूठ बोलेगा ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। ये कहता है कि ये सच्चाई बताएगा मगर इसकी एक शर्त है, इसके ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं चेयरमैन चोय को वो सारे हटाने होंगे। चेयरमैन चोय इसके कंडीशन को मान जाते हैं और फिर ये बताता है कि ऐना की मॉम को यूजीन ने मारा है। ये कह रहा होता है कि जब तुम्हारी मदर का मौत हुआ था तो उस दिन मैं तुम्हारे घर पर चोरी करने के लिए गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि यूजीन ने तुम्हारी मॉम को मार दिया। गाइज मुझे नहीं लगता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। खैर ये सुनने के बाद ऐना काफी गुस्सा हो जाती है। इसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा होता है कि बस इसे अब यूजीन से बदला लेना है, लेकिन इसके अंकल इससे कह रहे होते हैं कि ये सही समय का इंतजार करे, सही समय आने पर ये दोनों मिलके उससे बदला लेंगे। अगर ऐना ने अभी कोई भी कदम उठाया तो ये उसके फादर के लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि चारों तरफ इलेक्शन का माहौल है। हो सकता है कि इसकी एक गलती से इसके फादर प्रेसिडेंट ना बन पाए। गाइज यहाँ तक कि इसका अंकल इससे ये भी कह रहा होता है कि आज जो हम लोग दोनों ने किया और हम लोग क्या करेंगे, हमारे बीच में जो भी बातें हो रही हैं तुम किसी को नहीं बताओगी, इवन केटू को भी नहीं। ऐना अपने अंकल से कहती है पर केटू तो मेरे साइड में है, लेकिन ये इसको सजेस्ट करता है कि नहीं ये केटू को भी कुछ ना बताए। भले ही वो इससे प्यार करता है मगर वो काम तो यूजीन के लिए ही करता है। मुझे लग रहा है चेयरमैन चोय कोई ना कोई धमाका जरूर करने वाला है। गाइस अगली सीन में हम देखते हैं कि ऐना के मॉम का डेथ एनिवर्सरी मनाया जा रहा होता है। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी याद में यहाँ एक इवेंट रखा गया था और आज ऐना यहाँ परफॉर्म करने वाली थी। इवेंट से पहले ऐना काफी नर्वस होती है, इसीलिए ये अपने अंकल से वो दवाइयाँ मांग रही होती है जो इसके अंकल ने एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए इसको दिया था। ऐना इस दवाई को दिन में 3 बार ले रही होती है, मानो इसकी उसे लत लग गई है। केटू इसको यही चीज समझा रहा होता है लेकिन ये तो केटू की बात ही नहीं मान रही थी। केटू को पता है कि ये एक तरह का ड्रग्स है, इसे काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये अपने अंकल की बात मानकर अपने मन का चला रही होती है। यहाँ तक कि वो उसके हाथ से वो दवाई को खुद ही ले लेती है। खैर हम आगे देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट होता है और ऐना यहाँ अपने मदर के बारे में स्पीच दे रही होती है। ये कहती है कि मैं यम हेरीन तो नहीं हूँ लेकिन मैं उनकी जैसे बनने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि इसकी माँ एक मॉडल थी तो यहाँ ये अपनी मॉम के जैसा कैट वॉक करने वाली थी। ऑडियंस ऐना के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, इसे काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। केटू भी इसकी बातों को सुनकर बुरा नहीं मानता, वो भी इसकी स्पीच को सुनकर ताली बजा रहा होता है। ये कैट वॉक परफॉर्म कर रही होती है तभी एक लाइट वाला इसके चेहरे पे लाइट मारता है जिसकी वजह से ये काफी घबरा जाती है, इसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। ये बस गिरने ही वाली
वाली होती है तभी पीछे से दौड़कर केटू आता है और इसे संभाल लेता है। गाइज ये सीन काफी मस्त होता है। खैर ये दिन भी इसी तरह निकल जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूजीन ऐना का न्यूज पढ़ रही होती है कि ये अपने मदर को ट्रिब्यूट देने के लिए इवेंट परफॉर्म कर रही थी। फोटो में इसे केटू भी नजर आ जाता है और उसके फोटो को ये जूम करके उसे देख रही होती है। गाइज मुझे अब पक्का यकीन हो गया कि यूजीन केटू को पसंद करती है। यहाँ ये सब ये कर ही रही होती है तभी इसकी असिस्टेंट सामने से आती है और वो इसको बताती है कि ये काफी बड़ा मसला खड़ा हो गया है। किसी ने इंटरनेट पर ये वायरल कर दिया है कि ऐना यूजीन की बेटी है। दरअसल एक अफवाह फैल गई थी कि यूजीन और गो जून हो ने शादी किया था और ऐना यूजीन की ही बेटी है। गाइस गो जून हो वही डायरेक्टर जिससे यम हेरिन यानी कि ऐना के मॉम का शादी हुआ था, लेकिन इंटरनेट पर यह वायरल था कि यूजीन गो जून हो की वाइफ थी और यम हेरिन ऐना की रियल मदर जंगसे जून को ब्लैकमेल किया करते थे। ये तो अफवाह फैली ही फैली, ये भी खबर वायरल हो गई कि यूजीन ने यम हेरिन को मारा है। लेकिन गाइस रियलिटी ये थी कि यम हेरिन और गो जून हो का मैरिज हुआ था, उससे पहले जंगसे जून के साथ यम हेरिन का अफेयर था। लेकिन ये सारी झूठी अफवाह फैला कौन रहा है? इधर ऐना भी अपने अंकल को कह रही होती है कि ये जो इंटरनेट पे वायरल हुआ है ये तो बिल्कुल झूठी खबर है। ये अपने अंकल से कह रही होती है कि इस वायरल पोस्ट में तो मेरी माँ का अपमान किया गया है। इसका अंकल इससे कह रहा होता है कि खैर जो भी हो, हमें ये देखना है कि इस अफवाह की वजह से यूजीन को कितना नुकसान पहुँचता है। तुम्हारे मॉम के मर्डर के इल्जाम में पुलिस उससे जरूर पूछताछ करेगी। ऐना को ये बहला फुसला कर समझा ही देता है कि ये जो कर रहा है ये उसकी भलाई के लिए कर रहा है। मुझे लगता है कि ये पोस्ट भी इसी ने इंटरनेट पर वायरल करवाई होगी, क्योंकि ये ऐना से ये भी कह रहा होता है कि ये जिया को यानी कि केटू को कुछ न बताए। गाइस इस झूठी अफवाह की वजह से काफी हंगामा मच जाता है। न्यूज में भी इसकी चर्चाएं चल रही होती है, यहाँ तक कि ऐना के अंकल पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर यूजीन पर डिफेमेशन यानी कि ऐना के रेपुटेशन को खराब करने का मामला दर्ज करवा देता है। ये तो काफी बड़ा गेम खेल गया यार। आखिरकार इसने ऐना की मदर का केस रीओपन करवा ही दिया। पुलिस कमिश्नर ये सारी चीजें पार्क वोन-सू को बता देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्क वोन-सू और पुलिस कमिश्नर दोनों मिले हुए हैं। खैर दूसरी सीन में हम यूजीन को देखते हैं जो गरीबों को खाना खिला रही होती है, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक है तो चैरिटी तो करनी ही पड़ेगी ना। इसका चैरिटी इवेंट मस्त शांति पूर्वक से चल रहा होता है। तभी यहाँ मीडिया वाले आते हैं और इससे सवाल करने लग जाते हैं। प्रेस वाले इससे पूछ रहे होते हैं कि क्या इसको पता है कि यम हेरिन का केस वापस से रीओपन हो गया है, और ये लोग इससे ये भी पूछ रहे होते हैं कि क्या ये सच है कि इसने यम हेरिन को मारा है। यहाँ ये इनके सवालों का एक भी जवाब नहीं दे पाती। इसका सर चकरा जाता है और यहीं ये अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। इसके लोग इसे जैसे तैसे कर हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। इधर जंगसे जून दूसरी तरफ ऐना से मिलने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन ऐना अपने फादर से नाराज है, वो इससे मिलना नहीं चाहती। इसी बीच इसे यूजीन के बारे में पता चलता है कि उसकी हालत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनने के बाद जंगसे जून यहाँ से तुरंत भागता हुआ यूजीन के पास जा रहा होता है। जंगसे जून ऐना से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन ऐना अपने फादर से नहीं मिलना चाहती। जब ऐना अपने फादर से नहीं मिलती तो केटू उसके पास आता है। वो इससे पूछ रहा होता है कि आखिर उसने अपने डैड से बात क्यों नहीं की। तो ऐना बताती है कि बस ये अपने फादर से नहीं मिलना चाहती, इसका मूड नहीं है। केटू समझ जाता है कि इसका मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि अभी इंटरनेट पे अजीबो गरीब चीज वायरल चल रही है। ये इसको भरोसा दिला रहा होता है कि यूजीन तुम्हारे मॉम को कभी नहीं मार सकती। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसने अभी तक सारे सबूतों को मिटा चुकी होती। और बात रही वो इंटरनेट पोस्ट की, तो वो अपने आप को बदनाम करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यूजीन के बारे में ये सारी बातें सुनकर ऐना इससे पूछ रही होती है कि तुम मेरे साइड हो या फिर यूजीन के साइड, क्योंकि ये उसकी तारीफ ही किए जा रहा है, हमेशा उससे चिपके रहता है। यहाँ तक कि जेफोर और केवन ने भी जेएसएस को छोड़कर जेबी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये अभी भी जेएसएस के साथ ही काम कर रहा है। केटू इससे कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। खैर अब ये यूजीन के पास आता है और इससे पूछ रहा होता है कि क्या सच में इसने यम हेरिन को मारा है। यूजीन इससे कह रही होती है कि तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। तो केटू इससे बताता है कि बस वो ऐना के लिए जानना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि तुमने ही उसके मदर को किल किया है। ये इससे कह रही होती है कि ये एक सच्चाई है, एक राज है जो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता है। इसने ये राज किसी को नहीं बताई है, लेकिन आज ये केटू को बता रही है। और वो राज की बात ये है कि इसने ऐना की मॉम यानी कि यम हेरिन को नहीं मारा है। सच में पता नहीं। ये इससे कह रही होती है कि ऑफकोर्स तुमको मेरी बातों
पर विश्वास नहीं होगा, तुम Cloud9 जाके ये सारी सच्चाई पता कर सकते हो, क्योंकि गाइज इसने पहले ही K2 को बताया था कि हमारे सारे राज Cloud9 में ही छिपे हुए हैं। अगर इसको सच्चाई जानना है तो ये Cloud9 में जाके मिरर सॉफ्टवेयर से पता कर सकता है। K2 इससे कहता है कि ठीक है, तुमने यम हेरीन को नहीं मारा है, लेकिन तुमने जंगसेजून को ये भरोसा क्यों दिलवाया है कि तुमने ही उसे मारा है। तो गाइज ये रिप्लाई कर रही होती है कि मुझे डर है कि कहीं मेरा पति यानी कि जंगसेजून मुझे छोड़ ना दे, इसीलिए मैंने इस राज को आज तक किसी को नहीं बताया है। मुझे पता है कि रियल किलर कौन है, लेकिन मैं कभी नहीं बताऊंगी। खैर, इनकी बातों के दौरान यहाँ पर चेयरमैन चोय आ जाता है और K2 को यहाँ से जाना पड़ता है। चेयरमैन अपनी बहन के सामने कन्फेस कर लेता है कि इसने ही वो पोस्ट इंटरनेट पे वायरल किया है। ये कह रहा होता है कि मैं सारी चीजें ठीक कर सकता हूँ, तुम पर जो इन्वेस्टिगेशन का चार्ज लगा है उसे भी हटा सकता हूँ, बस मुझे तुमसे एक डील चाहिए, और वो डील ये है कि तुम JSS को रख लो मगर Cloud9 मुझे दे दो। क्योंकि गाइज Cloud9 में जो मिरर सॉफ्टवेयर है उसके जरिए चेयरमैन चोय एक पावरफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है। मतलब यहाँ ये यूजीन से सौदा करने के लिए आया था। खैर, हमें यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों सगे भाई बहन नहीं है, बल्कि स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर है। अगर यूजीन ने इसके ऑफर को मान लिया तो इस पे इन्वेस्टिगेशन के सारे चार्ज हट जाएंगे, यहाँ तक कि इसे अरेस्ट भी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यूजीन इसकी एक भी शर्त नहीं मानती। चेयरमैन चोय को लग रहा है कि वो जीत गया है, लेकिन आगे जो होने वाला है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यूजीन को पुलिस स्टेशन लेके आया जाता है इससे पूछताछ के लिए। यहाँ पहुँचते के साथ ही मीडिया वाले इसे घेर लेते हैं। मीडिया वाले इससे सवाल पे सवाल किए जा रहे होते हैं, लेकिन ये उन लोगों की एक भी जवाब नहीं देती। गाइज यहाँ ये जो राज को खोलती है उसको सुनने के बाद सभी चौंक जाते हैं। ये पब्लिकली सबको बता देती है कि ऐना जो है वो जंगसेजून की अपनी सगी बेटी है और मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ। मतलब जो गेम चेयरमैन चोय और ऐना इसके साथ खेल रहे होते हैं, ये तो पूरी गेम को ही पलट देती है ये राज को खोलकर। मैं बता रहा हूँ ये बहुत सातिर है, इससे कोई भी जीत नहीं सकता। ये लोग समझ रहे होते हैं कि इन लोगों ने यूजीन को फंसा दिया, नहीं बल्कि ये लोग खुद उसके ट्रैप में फंस गए, क्योंकि यूजीन ने तो सारा खुलासा कर ही दिया, तो पब्लिक में आके जंगसेजून को भी सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। जंगसेजून सारी चीजें बता देता है, लिटरली मतलब ये सारी चीजें खोल के रख देता है। ये पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे इसकी मुलाकात यूजीन से हुई, यम हेरीन से इसका क्या नाता है, यहाँ तक कि ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ऐना मेरी बेटी है। लेकिन गाइस, प्लॉट ट्विस्ट, ये अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ ऐसा कह देता है जिसको सुनने के बाद ऐना का दिल बिल्कुल टूट जाता है। ऐना के बारे में ये कह रहा होता है कि ऐना बस मेरी एक गलती थी। मतलब ऐना को ये एक गलती बता रहा था, मतलब कि ये साफ ऐना की मॉम यानी कि यम हेरीन के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहा था। यहाँ तक कि यम हेरीन इसको ब्लैकमेल करती है, पब्लिकली ये भी सबको बता देता है। लेकिन गाइज ये सारी चीजें झूठ होती है। ऐना को अपने फादर से ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसा बोलेंगे। ये तो अपने फादर से नाराज थी ही, अब ये उनको देखना भी नहीं चाहती थी। ये ऐसा कैसे कह सकता है यार। अब ऐना और चेयरमैन चोय के पास एक ही रास्ता होता है कि ये लोग जिस कैदी से बात करने के लिए जेल गए थे उसको सामने लेके आए और यूजीन का पर्दाफाश करे। उसको यूजीन के सामने पेश किया जाता है ताकि वो सारी सच्चाई बता दे कि इसने ही यम हेरीन को मारा है। लेकिन गाइस, ये आदमी भी अपनी बात से मुकर जाता है। ये साफ इनकार कर देता है कि इसको कुछ नहीं पता कि यम हेरीन को किसने मारा, और यहाँ तक कि ये यूजीन को जानता भी नहीं है। ये यूजीन का ही आदमी था और एक बार फिर ऐना और चेयरमैन चोय का प्लान फेल हो गया। अब तो पूछताछ इनसे होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जिस विटनेस को पेश किया वो तो झूठ निकला। ये सारा मामलात होने के बाद यूजीन का इमेज फिर से पब्लिक में ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि चेयरमैन चोय अपनी बहन से माफी मांगने के लिए आया होता है। ये यहाँ कह रहा होता है कि ये तो ऐना के लिए ये सब कर रहा था। यूजीन इससे कहती है कि आज के बाद तुम ऐना से कभी नहीं मिलोगे। ऐना अपने अंकल से बात करने के लिए बेताब हो रही होती है, उनका फोन ट्राई कर रही होती है, लेकिन चेयरमैन चोय उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। इसको भी अब समझ आ गया कि इसका अंकल कोई काम का नहीं है। ये बेकार ही अपने अंकल के ऊपर ट्रस्ट कर रही होती है। K2 को ये सारा मामला समझा देती है जो इसके साथ हुआ था। जो उसके अंकल ने कहा था कि वो K2 को भी ना बताए, वो सारी चीजें इसको बता देती है। ये इसको सॉरी कह रही होती है, इसको सारी चीजें पहले ही बता देनी चाहिए थी। लेकिन कोई नहीं, K2 तो K2 है यार, इसका साथ देने के लिए ये अभी भी तैयार है। ये इससे कह रहा होता है कि जंग तो अब शुरू हो गई है, लेकिन फिक्र नहीं, क्योंकि
क्योंकि ये उसके साथ है और जब तक ये इसके साथ है इसको कुछ भी नहीं हो सकता। केटू इसे एक बार फिर समझाता है कि इसको अपने फादर से एक बार मिल लेना चाहिए और केटू के ही कहने पर ये अपने फादर से मिलती है। लेकिन जंग से जून ने पब्लिक में जो भाषण दिया उसको लेके ऐना अपने फादर से काफी नाराज थी। जंग से जून इसको सॉरी कह रहा होता है। वो कहता है कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ, मैं कायर हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, बल्कि तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी थी। मतलब कि ये अपने पछतावे पे शर्मिंदा था, लेकिन ये भी क्या करे क्योंकि ये एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और यूजीन हमेशा कोई ना कोई मुसीबत लाके खड़ी कर देती है। ऐना इससे कह रही होती है कि आपको तो हमेशा अपनी पॉलिटिक्स की पड़ी रहती है, ये अपने फादर को जो मन में आए वो बहुत सुनाती है, इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है, यहाँ तक कि इसको ये भी कह देती है कि आज के बाद से मैं आपकी बेटी नहीं। ये भूल जाए कि ऐना इसकी बेटी थी, आपने अपनी बेटी को खो दिया। गाइस सीन शिफ्ट होता है और अब हम केटू को क्लाउड 9 में देखते हैं क्योंकि यूजीन ने इससे कहा था कि इसको जो भी सीक्रेट जानना है ये मिरर सॉफ्टवेयर से पूछ सकता है, इसीलिए यहाँ ये तहकीकात करने के लिए आया हुआ था। इधर दूसरी तरफ इलेक्शन भी नजदीक आ गया था तो जंग से जून और यूजीन लगे होते हैं अपने प्रचार प्रसार करने के लिए। ऐना को फिर हम अपनी मॉम के कब्र पर देखते हैं, ये बहुत नाराज है। ये उनसे कह रही होती है कि अभी तक इसने अपने मॉम के कातिल को सजा नहीं दिला पाई, यहाँ तक कि इसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। यूजीन को जब पता चलता है कि ऐना अपने मॉम के ग्रेवयार्ड पर है तो ये उससे मिलने के लिए यहाँ चली आती है। ये इससे कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे काफी नफरत करती हो, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करती थी। मेरा इरादा कभी तुम्हें मारने का नहीं था। जैसे तुम्हारी अभी मदर नहीं है वैसे ही ठीक जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी भी मदर नहीं थी, किसी ने मेरे फादर को भी मुझसे चुरा लिया था। हमारे और तुम्हारे हालात बिल्कुल सेम है। ऐना इससे कहती है कि तुम ये सब बताकर क्या जताना चाहती हो कि तुमने मेरी मॉम को नहीं मारा है। ये इसका जवाब तो इसको नहीं देती है लेकिन बात को पलट देती है। ये इससे कहती है कि तुम बहुत जल्दी एक प्रेसिडेंट की बेटी बनने वाली हो, कुछ दिनों में तुम्हारे पास जेबी ग्रुप भी आ जाएगा और तुम जेएसएस की भी ओनर बन सकती हो। हमारे बाद जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है, फिर भी तुम मुझसे हमेशा नाराज रहती हो, मुझसे बदला लेना चाहती हो। ऐना इससे कहती है कि मुझे धन दौलत जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। ये कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें फैशन डिजाइनर ढूंढ रहा है, तुम स्पेन चली जाओ और अपनी माँ की तरह एक अच्छी मॉडल बन जाओ, क्योंकि इसके पास माँ भी नहीं है। ये यूजीन को अपनी मदर भी नहीं मानती है, यहाँ तक कि जंग से जून से भी इसने नाता तोड़ लिया। तो आखिर ये यहाँ रहकर करेगी क्या? इसीलिए ये इसको सजेस्ट कर रही होती है कि ये कोरिया से दूर कहीं बाहर चले जाए। बेसिकली इसका कहने का मतलब यही था कि ये पास्ट की सारी चीजों को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करे। बातों ही बातों में ऐना इससे कहती है कि मैं केटू से कहकर तुम्हें मरवा दूंगी। तो यूजीन इससे कहती है कि केटू के बारे में तुम्हें पता भी है, मैंने ही उसे बचाया है, मेरे ही कहने पर उसे जेएसएस में रखा गया है। अगर मैं एक कॉल करूँ तो उसकी जान खतरे में आ सकती है क्योंकि उसके सर के ऊपर एक मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। दूसरी तरफ हम केटू को देखते हैं जो जंग से जून से कुछ बातें कर रहा होता है। केटू इससे कह रहा होता है कि आपके पास अभी भी मौका है, आप अपनी बेटी की नजरों में अभी भी अच्छा हो सकते हैं, बस शर्त यही है कि उसके मॉम का जो कातिल है उसके बारे में आप सबको बता दें। बस आप ये खुलासा कर दे कि ऐना की मॉम को किसने मारा है। लेकिन इसके बारे में तो जंग से जून को खुद ही पता नहीं है। जंग से जून कहता है कि मैं यूजीन का ही पपेट हूँ, वो मुझको जैसा कहती है मैं वैसा ही करता हूँ। यहाँ केटू इसको भरोसा दिलाता है कि मैं आपको ऐसी सबूत ला के दूंगा जिससे आपको इलेक्शन में बहुत फायदा होगा। इसको प्रेसिडेंट ही तो बनना है यार, अगर पावर इसके हाथ में आ गई तो फिर ये जो चाहे वो कर सकता है। केटू जिस सबूत के तलाश में है अगर ये उसके हाथ लग गया तो पार्क वॉन-सू और चेयरमैन चोई इसका कुछ भी नहीं कर सकते। गाइस केटू ये सब ऐना के लिए कर रहा होता है क्योंकि ना उस बेचारी के पास अपनी माँ है और उसने अपने बाप से भी नाता तोड़ लिया है। ये कैसा सबूत के बारे में इससे कह रहा होता है ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। इधर यूजीन क्लाउड 9 वापस आती है और मिरर से पूछ रही होती है कि केटू ने इससे क्या क्या सवाल किए थे, मतलब कि केटू ने किस राज के बारे में इससे पूछा था। गाइज यहाँ से कहानी थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। खैर अगली सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिससे पार्क वॉन-सू मिलने के लिए आया होता है और जिहा लगातार इस पे अपनी नजर बनाए हुए था। केटू को इससे ही वो सबूत मिलेगा जिसके जरिए वो जंग से जून को इलेक्शन में जितवा सकता है और अगर जंग से जून जीत गया तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। गाइज ये जो आदमी को आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उसका बेटा है, मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है ये उसका बेटा है। इसकी पार्क वॉन-सू से सेटिंग है और ये लोग चाहते हैं कि जंग से जून इलेक्शन ना जीते, लेकिन केटू को इनके बारे में कहीं से पता चल जाती है, तभी से ये इन पर नजर बनाना स्टार्ट कर
कर देता है। पार्क वॉन-सू इस आदमी को सतर्क कर रहा होता है कि ये यूजिन से बच के रहे क्योंकि वो बहुत खतरनाक औरत है। गाइज, अगर आपके मन में सवाल होगा कि इसका बाप खुद ही प्रेसिडेंट है तो ये पार्क वॉन-सू की मदद क्यों कर रहा है, तो मैं बता दूं कि पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। पार्क वॉन-सू इसको कोई बड़ा सीट ऑफर कर रहा होगा, इसीलिए ये उसके साथ मिला हुआ था। ये दोनों जब भी मिलते हैं तो डॉक्टर और मरीज के भेष में ही मिलते हैं ताकि इनके बारे में किसी को पता ना चल सके। और अगर आपको लगता है कि K2 को ये सब कैसे पता चला, तो मैं आपको बता दूं कि जब वो Cloud9 में था तो मिरर सॉफ्टवेयर से ये सारी चीज को ही ढूंढ रहा होता है और आखिरकार इनके लिंक्स के बारे में इसे पता चल ही जाता है। चीफ जो भी इसे सतर्क कर रहे होते हैं कि जिस आदमी के पीछे तुम लगे हुए हो वो प्रेसिडेंट का बेटा है, उसके अराउंड बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, इवन कि पार्क वॉन-सू के भी बॉडीगार्ड्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो तुम्हें अपना काम बड़ी चालाकी से करना होगा। हम देखते हैं कि K2 और इसके टीम वाले धीरे धीरे अपनी जासूसी जारी रखते हैं और बाद में इस डॉक्टर को भी शक हो जाता है कि ये लोग इस पे नजर बनाए हुए हैं, दाल में जरूर कुछ काला है। गाइस, इनसे सबूत निकलवाने के लिए K2 जानबूझकर इनके चंगुल में फंस जाता है। जब इसे पता चलता है कि उन लोगों ने उस सबूत को एक सीक्रेट जगह पे छुपा के रखे हैं। दरअसल जिस सीक्रेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एक डिवाइस में होता है, मेमोरी कार्ड में। जब इस डॉक्टर को पता चल जाता है कि K2 ने उसे देख लिया तो ये उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता है, लेकिन K2 इन लोगों से फाइट करता है और वो मेमोरी कार्ड इन लोगों से ले लेता है। ये उस डिवाइस को लेके यहाँ से भाग रहा होता है, सभी से फाइट कर रहा होता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि K2 गलती से छत पे लटक जाता है। उस डॉक्टर के गुंडे इससे डिवाइस मांग रहे होते हैं लेकिन ये इन लोगों को नहीं देता। नीचे से एक गाड़ी जा रही होती है, ये उसमें जंप करता है और फिर वहाँ से निकलकर आगे भाग रहा होता है। लेकिन गाइस, तभी एक आदमी इस पे गोली चला देता है और वो गोली इसके कमर पे आके लगती है। गोली लगने के बाद K2 की हालत खराब हो जाती है। उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि वो इस डिवाइस यानी कि मेमोरी कार्ड का क्या करे, इसीलिए यहीं ये उसे ग्रास में छिपा देता है। इसकी किस्मत अच्छी होती है कि चीफ जो यहाँ से गुजर रहे होते हैं ये उसको देखते हैं और अपने कार में ले लेते हैं। यूजिन को भी K2 के बारे में पता चल जाती है। इधर एना को भी J4 से K2 के बारे में पता लग ही जाता है। ये उसके लिए गॉड से प्रे कर रही होती है। K2 की तबीयत अभी भी खराब है, उसकी सांसें नहीं चल रही है। इसे JSS के हेडक्वार्टर्स लेके आया जाता है। यूजिन इसको Cloud9 में एडमिट करती है और अपने डॉक्टर्स को कहती है कि इसका जो भी इलाज होगा यहीं होगा, इसीलिए ये लोग यहीं ऑपरेशन का इंतजाम करें। अगर आपको लग रहा है कि Cloud9 में इसका इलाज क्यों होगा, तो मैं बता दूं कि इसने प्रेसिडेंट के बेटे से हाथापाई की थी। पुलिस वाले इसे ढूंढने के लिए आते ही होंगे, इसीलिए Cloud9 एक सेफ जगह है, यहाँ पे लोग आसानी से नहीं पहुँच सकते। खैर, जिसका डर है वही होता है। पुलिस वाले इसको ढूंढने के लिए यहाँ पहुँच ही जाते हैं। यूजिन को भी हम देखते हैं, ये भी काफी डरी हुई है, ये भी उसके लिए प्रे कर रही होती है। K2 की सांसें अभी भी नहीं चल रही। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। हालांकि गाइज, ये मरा नहीं होता है, ये अपने विजन्स में एना को देखता है। ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं। हम एना को भी देखते हैं, इसको भी K2 के बैड ड्रीम्स आ रहे होते हैं। ये बहुत घबरा जाती है, बस इसको अब K2 से मिलना था, इसीलिए J4 इसको लेके JSS के लिए रवाना होती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी छानबीन अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं लेकिन गाइज, इनके हाथ कुछ भी नहीं आता। Cloud9 में बैठे बैठे यूजिन सारी चीजें देख रही होती है कि बाहर क्या चल रहा है। इन लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। फाइनली एना JSS के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी है और ये K2 को ढूंढने की काफी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसे भी नहीं पता कि Cloud9 एक सीक्रेट जगह पे है, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है। यूजिन भी इसको Cloud9 से देख ही रही होती है। वो बाहर आती है, एना इससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि बस इसे एक बार K2 से मिलने के लिए दिया जाए। ये देखना चाहती है कि वो कैसा है, उसकी हालत कैसी है। यूजिन इसे नकारती है, इसकी कोई भी बात वो सुन नहीं रही थी। एना इसे मॉम कहती है, इसको मॉम का दर्जा देती है और अपने घुटनों के बल बैठकर इससे गिड़गिड़ा रही होती है कि ये बस उसे एक बार K2 से मिलवा दे। फाइनली इसका दिल पिघलता है और ये एना को K2 से मिलवाने के लिए Cloud9 लेके आती है। K2 की हालत अभी भी ठीक नहीं है, वो होश में अब तक नहीं आया है। K2 को देखकर एना काफी इमोशनल हो जाती है और गाइज, यूजिन यहाँ इसके साथ इमोशनल गेम खेलना शुरू कर देती है। ये एना से कह रही होती है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुमको कोरिया से निकलकर अब्रॉड चले जाना चाहिए। आखिर कब तक K2 इसको बचाएगा? अब तो वो ऐसी हालत में भी नहीं है कि इसको प्रोटेक्ट कर सके और इसी की वजह से उसे बार बार चोट मिलती है। एना की वजह से उसकी जान कई बार खतरे में पड़ चुकी है। एना इसके भोलेपन के जाल में फंस जाती है और ये कहती है कि जब K2 ठीक हो जाएगा तो ये उससे परमिशन लेके यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो ये कह रही होती है कि अगर K2 ठीक हो गया तो तुम्हें लगता है कि तुम उससे दूर जा पाओगी? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यूजिन K2 और एना को अलग करना चाहती है। ये K2 को पसंद करती है, इसीलिए ये एना का पत्ता काट रही थी। ये कहती है कि सिचुएशन और भी खराब हो गया है। K2 ने प्रेसिडेंट के बेटे के साथ हाथापाई की है, अब इसका बचना मुश्किल है, मेरे अलावा इसको कोई और नहीं बचा सकता। ये सब के बावजूद भी तुम्हें कैसे लगता
लगता है कि वो तुमको प्रोटेक्ट कर पाएगा, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसको प्रोटेक्ट करो। अगर यहाँ से ये दूर चली जाएगी तो K2 को इसकी फिक्र भी नहीं होगी। खैर यूजिन ने तो अपनी चाल चल दी, अब एना क्या करेगी ये तो यही डिसाइड करेगी। K2 को जब ये सामने से देखती है तो उसे देखने के बाद ये काफी रो रही होती है। ये इससे कह रही होती है कि मेरी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ सहनी पड़ती है, इसीलिए अब ये इससे दूर जा रही है। जेहा प्लीज डोंट डाई, तुम मर नहीं सकते। ये आखिरी बार यहाँ इसको किस कर रही होती है और हम यूजिन को देखते हैं जो इन दोनों को साथ देखकर काफी जल रही थी। ओके गाइस, तो ये थी पार्ट 4 की कहानी। इसका एक पार्ट और आएगा जो इसका फिनाले होगा और कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।